हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। हम लोग जानेंगे इसमें कि फॉरेस्ट क्या होता है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होते हैं, वो दोनों के बीच में इंटर डिपेंडेंस क्या है, कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद में जानेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैसे डेंजर हैं, उनका जब डेंजर जानेंगे तो उनका कंजर्वेशन भी जानेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट वो एरिया होता है जो ट्रीज से मतलब बहुत सारे ट्रीज का कलेक्शन होता है जो एक पार्टिकुलर रीजन और एरियाज में होते हैं, जिसमें कि सरफ्स होते हैं, ग्रासेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड रॉक्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट है सरफ्स। ये सरफ क्या होते हैं? जो प्लांट से छोटे होते हैं, ठीक, उसको सरफ बोला जाता है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सरफ दिया गया है नीचे में, ठीक है। हम लोग फॉरेस्ट के बारे में और थोड़ा अधिक जानते हैं, इतने से तो काम नहीं चलने वाला है कि सिर्फ ट्रीज हैं तो उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। तो ट्रीज है तो कितने ट्रीज होने चाहिए? क्या कहीं हम लोग अपने अपने घर के पीछे 10 ठो पेड़ लगा दे तो क्या वो फॉरेस्ट कहलाएगा? हम्म ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फॉरेस्ट होने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको डिक्लेयर करती है कि ये चीजें फॉरेस्ट हैं। ओके, जहां पर काफी बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटी हो, उसके लिए कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आप लोग को उतना डीपली नहीं पढ़ना है। ओके, आप लोग एक और चीज देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के ऊपर में फ्लोरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्लोरा वाले होते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ जहां पर लाइफ होता है वो क्या होता है? आपका फौना होता है। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब ये जो है प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ में क्या रिलेशन होता है, हम लोग पहले वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? किसी पार्टिकुलर रीजन में जितने एनिमल्स होते हैं उसको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। फर्स्ट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या होता है वाइल्ड लाइफ का? बैलेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड मेंटेन फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटरी इंपॉर्टेंस। वाइल्ड लाइफ इज ए सोर्स ऑफ बिग जीन पूल एंड हेल्ड इन कंजर्विंग स्पेसीज इन अ रीजन। मतलब कि वाइल्ड लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी के एनिमल्स को एक पार्टिकुलर रीजन में रखता है। जैसे कि कोई एनिमल्स एक के बायोडाइवर्सिटी स्पेयर से या फिर एक के फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में ना जाए, ठीक है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी अधिक इंपॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। वाइल्ड लाइफ ऑल्सो यील्ड्स सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक वेरियस ड्रग्स। हम लोग लास्ट स्लाइड वाला जो था उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जीन पूलिंग। जीन पूलिंग मतलब होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितने अधिक एनिमल्स, ठीक है, जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिशेज वगैरह वगैरह उस रीजन में रहते हैं, उसको बोलते हैं जीन पूल्स। नेक्स्ट स्लाइड, पीछे वाला स्लाइड हम लोग देखते हैं क्या था उसमें। हाँ, अब जो है दोनों में रिलेशन क्या है वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में। तो जैसे कि हम ह्यूमंस लोग क्या हैं, हम लोग भी तो एक वाइल्ड लाइफ है, हम लोग भी तक का तो एक कम्युनिटी है, एक पार्टिकुलर एरियाज में रहते हैं, लेकिन अब तो काफी ब्रॉड हो गए, जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट वगैरह एरियाज में भी एंटर करने लगे हैं। ओके, तो हम लोग भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। तो ये जो अब दोनों का रिलेशन क्या होता है वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स का, तो हम लोग को क्या चाहिए? वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स अदर एनिमल्स को भी चाहिए, ठीक है, इंसानों के अलावा पल्स चाहिए, हम लोग को सीरियल्स चाहिए। तो ये चीजें हम लोग प्लांट से लेते हैं, और प्लांट्स को देते क्या हैं? तो हम लोग देते हैं CO2। ओके, और वो प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, और O2 छोड़ता है और फिर O2 हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है इसका। नेक्स्ट यूज क्या है? हम लोग प्लांट से रबर बनाते हैं ना रबर, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिएगा। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट, हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं काफी ज्यादा प्लांट्स को, उससे दवाइयां बनाई जाती है। सबसे ज्यादा मतलब कि समझ लीजिए आयुर्वेदिक दवा बनता है
हम लोग एनिमल्स को अपने घरों में भी रखते हैं, पालते हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्ली हो गए, बड़े बड़े लोग हाथी घोड़े भी रखते हैं, जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और फोर्थ वाला जो है आप लोगों को मजे लेने के लिए बनाया गया है कि अगर हम लोग फॉरेस्ट वाले एरियाज में घर बनाएंगे, गांव बनाएंगे, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि शेर जो है हमारे गांव में आ गया। जी नहीं, आपने जंगल की कटाई करके अपने जंगल में गांव बनाया है, ठीक है, तो आप जंगल में जाकर रहते हैं, ये नहीं कि शेर आकर आपके गांव में रहने लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ। ये तो हो चुका है, वाइल्ड लाइफ को फौना बोलते हैं, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे फौना बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ये पिक्चर्स देख सकते हैं, एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी बोले या फिर वाइल्ड लाइफ बोले, उसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है वैनिसिंग फॉरेस्ट। अच्छा, ये वैनिसिंग फॉरेस्ट, ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, पेट सफा तो हर रुख दफा, मतलब कि वैनिस का मतलब होता है साफ कर देना। वैनिस का क्या मतलब होता है कि चीजों को साफ कर देना, मतलब जंगल को हम लोग साफ कर दें, उसको बोलते हैं वैनिश फॉरेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था काफी ज्यादा इसके बारे में। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, वो होता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं। समझ में आ रहा बात है? ओके, जंगल सफा तो हर जानवर खफा। तो सेम चीज जो आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया है कि शेर क्या होते हैं हमारे एरियाज में या फिर अदर एनिमल्स हमारे गांव में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जरा देखते रहिएगा हमेशा। बायो का मतलब हुआ कि लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वैरायटी, मतलब अलग अलग वैरायटी के जो एनिमल्स होते हैं रहते हैं एक जगह पे, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि बटरफ्लाई भी कहीं पर रहते हैं, कहीं पे हाथी रहते हैं, ओके, कहीं पे फिश भी रहते हैं, सब एक साथ सारे जानवर, ओके, उसको बोलते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ चैप्टर, तो वहां पे एक नाम आता है, जैसे कि सेकुलरिज्म। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में क्या, सेकुलरिज्म। ओके, मतलब इंडिया एक काफी डाइवर्स कंट्री है, काफी अधिक अधिक टाइप्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, और वही अगर हम लोग जंगल में चले जाएं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जरा इसको रिलेट करिएगा दोनों चीजों को, पॉलिटिकल साइंस से भी ये रिलेटेड, ज्योग्राफी, अरे इस बात समझ में। चलिए इसका फीचर्स देखते हैं और डिफिनेशन देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का। सिंपल सी है, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, it is a measure of the variety of organisms present in different ecosystem। सेम चीज है, the richness of biodiversity depends on climate condition and area of the region। सही बात है, इसका मतलब जरा हम लोग समझते हैं। जैसे कि फिश होती हैं, तो फिश ना अलग अलग टाइप्स की होती हैं। एक वो फिश होती हैं जो कि सैलिन वाटर में रहती है, मतलब कि नमकीन पानी में रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। दूसरी फिश क्या होती है, जो कि मीठे पानी में रहती हैं। अब दोनों को हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो क्या दोनों रह पाएंगे एक जगह पे? जो लोग बर्फ वाले इलाके में रहते हैं, जो जानवर ना, उनको लाकर रेगिस्तान में रख दो तो रह पाएगा जानवर? नहीं रह पाएगा, मर जाएगा ना। सेम चीज होता है बायोडाइवर्सिटी में भी, कि ऐसा एरिया जहां पर सारे एनिमल को एग्जिस्ट कर सके, एक साथ रह सके, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ऐसे इन्वायरमेंट को। अच्छा, फिश वाले एग्जाम्पल में अब ये देखिए कि सबसे अधिक फिश कहाँ पर रहती है, खारे पानी में रहेंगी या मीठे पानी में रहेंगी? दोनों में नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? जहां पर मीठा पानी और खारा पानी मिलता है, ठीक है, जैसे कि नदी में हुआ मीठा पानी और समुद्र में हुआ खारा पानी, तो जहां पर दोनों मिलेगा वहां पर सबसे अधिक फिश रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए, खारे वाले भी के लिए और मीठे वालों के लिए भी, वो इन्वायरमेंट उनके लिए वाटर सुटेबल होगा। तो ऐसा कोई इंडिया में जगह है? जरा सोचिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है, हम वेट करेंगे आप लोगों को कमेंट का। ऐसा कौन सा रीजन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर कि खारे पानी की भी फिश रहती है और मीठे पानी की भी फिश रहती है, उसका क्या होगा, डाइवर्सिटी ज्यादा होगा ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फ्लोरा एंड फौना। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छे से, सॉरी लास्ट स्लाइड में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा इज द
प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर रीजन में जब प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा वो बोलते हैं। और फौना किसको बोलते हैं? जितने भी एनिमल्स लाइफ होते हैं और वो एक पार्टिकुलर रीजन और एक पार्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग रहते हैं, उसको बोलते हैं फौना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब कि यहाँ पर बोला गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम लोग ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया एक वहाँ भी एक काफी सबसे बड़ा रिचेस्ट कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहती है। तो आप लोग को बता ही चुके हैं लास्ट स्लाइड में। यहाँ पर पूरी जितने भी स्पेसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, सभी जगह का मिला लिया जाए तो 8% सबसे अधिक इंडिया में रहते हैं स्पेसीज पूरे वर्ल्ड का। मतलब कि 1.6 मिलियन, लाख में काउंट करें तो 16 लाख है। फौना में कितने होते हैं? तो 81,000 स्पेसीज फौना की हैं इंडिया में, फ्लोरा की 47,000, स्लाइड्स में देख सकते हैं। अच्छा, अब इंडेंजर्ड कितने हैं? फ्लोरा जो है मतलब इंडेंजर्ड का मतलब क्या हुआ? कितने खतरे लाइन पे है, ठीक है ना, कितने की लाइफ क्या है, खतरे में है। तो 10% फ्लोरा और मैमल्स कितने हैं? 20%। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट एनिमल है, काफी मतलब कि 10% अगर 16 लाख का फ्लोरा क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड, तो बहुत सारे होंगे ना, एक दो तो होंगे नहीं, लेकिन कुछ उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें से ये एक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। IUCN, यस। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन में, हम लोगों ने और टाइप्स ऑफ हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट देखेंगे। इसके बाद तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि IUCN ने ना एक रेड लिस्ट निकालता है कि कितने एनिमल्स इंडेंजर्ड में है, कितने एनिमल्स नॉर्मल है, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कितने लोग खतरे लाइन से बाहर हैं। देखे होंगे रिवर्स वगैरह में पानी ज्यादा होता है तो वहां पर मीटर लगा होता है, अच्छा इस लेवल से ऊपर गया तो मतलब पानी खतरे से ऊपर चल रहा है, अच्छा इस लाइन से नीचे गया तो खतरे से नीचे है। सेम उसी तरह से होता है, एक चार्ट होता है जिसमें बताया गया है ना, क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले नॉर्मल स्पेसीज, स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ठीक है ना, सुअर, हाथी, ये सब क्या होते हैं? नॉर्मल स्पेसीज होते हैं। इनकी लाइफ अभी कोई खतरे में नहीं है, ठीक है। लाइफ नहीं मतलब इनकी जो स्पेसीज है वो खतरे में नहीं है। लाइफ खतरे में हो सकती है, आप किसी को मार दें, जानवर को अधमरा कर दें, तो वो खतरे में होगा ना उसकी लाइफ। तो ये IUCN जो रेड लिस्ट निकालता है, जो लिस्ट निकालता है उसका नाम होता है रेड लिस्ट। देख सकते हैं आप लोग। इंडेंजर्ड स्पेसीज, ओ स्पेसीज, ठीक है ना। देखिए इसका इंग्लिश पहले पढ़ देते हैं। दीज स्पेसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जो स्पेसीज खत्म होने की कगार पे है, ठीक है ना, जिनकी संख्या क्या है बहुत ही कम है, जैसे कि कुछ 50, 60, 100 या फिर 500,000 के बहुत लिमिटेड संख्या में, ठीक है। और जो कि बहुत लिमिटेड कंट्रीज में, एक दो कंट्री में या फिर किसी लिमिटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो सबसे खतरे वाले होते हैं। रेयर स्पेसीज, हाँ इसका आप लोग एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एस, राइनो, ETC, और भी काफी सारे एनिमल्स होते हैं इस लिस्ट में। आगे हम लोग देखते हैं तो रेयर स्पेसीज, जो स्पेसीज जिनका संख्या काफी कम होता है, मतलब कि अब वो जल्द ही इस वाले लिस्ट में आने वाले हैं, स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। मतलब कि रेयर स्पीसीज से उठकर वो जल्दी इंडेंजर्ड वाले स्पीसीज में आने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं रेयर स्पीसीज। मतलब कि उनकी जो कंडीशन होती है वो इंडेंजर्ड वाले से काफी अच्छी होती है। इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बेफालो, डिजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। आगे देखते हैं हम लोग इंडेमिक स्पीसीज, सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं जो एनिमल्स, उसको बोलते हैं एंडेमिक, या फिर जो प्लांट्स। एग्जाम्पल में एंडेमन टीयल, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक पार्टिकुलर एरिया में इनके रहने का क्या मतलब है, मतलब कि उस एरिया से बाहर का जो इन्वायरमेंट है इनके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ क्या हो जाएगी, थ्रेटन हो जाएगी, इनकी स्पेसीज भी थ्रेटन हो जाएगी। ओके, इंडेमिक फ्लोरा और इंडेमिक फौना दोनों यहाँ पर दिया गया है, कुछ दो दो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज, दोज स्पेसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरियाज।
रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और इंटायर अर्थ। अब इसको एग्जाम्पल इसका रियल वे में समझिए। जैसे कि इंडिया में कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, अफ्रीका में भी वो सेम एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक, इंडिया से क्या हुआ है कि अब उनका संख्या 2-4 है या फिर खत्म हो चुका है, लेकिन अफ्रीका वाले रीजन में क्या है, उनका संख्या अभी भी पर्याप्त है। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक, अब जैसे कि डायनासोर धरती पे थे तो क्या हो गए, खत्म हो गए। कहाँ पर आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट वाले में, मतलब कि पूरी पृथ्वी से वो खत्म हो गए। और भी कुछ एग्जाम्पल है, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, और भी कुछ फोटोज के जरिए बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब क्या रीजन है कि IUCN को रेड लिस्ट बनानी पड़ी, रेड लिस्ट में इतने सारे लिस्ट बनाने पड़े, और लिस्ट ही नहीं, उस लिस्ट में बहुत बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, 16 लाख लोग उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ऐसा क्या वजह है बनाने के लिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है और वजह है इंसान। अगर इंसान नहीं होता तो इतने सारे जानवर इंडेंजर्ड कैटेगरी में कभी जाते ही नहीं, कभी नौबत ही नहीं आती। इंसान क्या करते हैं, आप लोग सोच से भी परे है, सोच तो सकते ही हैं लेकिन उससे भी कहीं आगे है। वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फ्यूल, फोडर, काफी सारे चीजों का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए कैसे ये सोच से हम लोग के परे है, मतलब कि हम लोग जितना नुकसान देते हैं इस पृथ्वी को, इस इन्वायरमेंट को, हम लोग उसका सिर्फ 5% ही, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% ही चीजों का हम लोग को पता है। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, उसकी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, तब हम लोग को पता चला, अच्छा ओजोन लेयर में छेद है। ठीक, उसके लिए पूरी दुनिया ने मिलकर कुछ स्टेप्स लिया, अब तो खैर काफी कम हो गया ओजोन लेयर का जो छेद था। काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि उसको जानने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग पता लगा सकें। सिर्फ 5% चीज को ही हम जानते हैं कि हाँ हम लोगों ने उसका नुकसान किया है, उसका तो पता ही नहीं है, तो सोच से भी परे है ना। ठीक, स्क्रीन पे देखते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। ठीक, रेलवे ने पूरी दुनिया में छा रखा है। रेलवे तो छोड़िए, हाईवेज गांव गांव तक सड़क है, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, सड़क बनाने के लिए हम लोग जंगल काट दिए, घर बनाने के लिए पूरा, गांव बनाने के लिए पूरा जंगल को साफ कर दिए। ठीक, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती करने के लिए। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ब्रिटिश रूल से इसको रिलेट करते हैं, और तो कुछ नहीं इसमें। ठीक, जब ब्रिटिश आए ना तो उनको अब चाहिए था पैसा, रिसोर्स में पढ़ेंगे क्या चाहिए उनको, रिसोर्सेस, यहाँ से मिनरल्स, यहाँ से पैसा, कॉटन चाहिए था उनको। ठीक, तो उन लोगों ने, जो ट्राइबल्स थे जंगल में रहते थे, उनको और पीछे धकेलने लगे। कैसे धकेलने लगे, तो जंगल की कटाई कर कर, ताकि अधिक से अधिक एरियाज पे फार्मिंग की जा सके, खेती की जा सके। ठीक, तो उसके वजह से क्या हुआ, जंगल का कमी हुआ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफी अधिक पड़ा। पढ़ते हैं जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया इन ईयर बिटवीन 1951 एंड 1980s 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अब जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो लोगों के पास जमीन नहीं था। ठीक है, लोग खेती कहाँ करें, लोग भूखमरी हो गया था काफी ज्यादा। उसके लिए सरकार ने थोड़ा सा रेगुलेशंस को नॉर्म्स किया और काफी ज्यादा जंगल को कटवाया। उसके वजह से भी हुआ, डिफॉरेस्टेशन कराया गया। नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात है ना, सभी को देश में क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से कब तक का था। वो तो काफी लेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके पहले तो ऐसा कोई नहीं था ना कि आपको कम से कम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना है, अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना है। पहले क्या था, पहले था कि जितना ज्यादा हो सके इन्वायरमेंट का डिग्रेड करो, लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो। अगर कोई क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, उसमें कंजूसी न करें, एंड सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक, ये फोटो देख कर तो काफी भयानक लग रहा है कि मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट
कर रहे हैं। माइग्रेशन किसको बोलते हैं? जब लोग एक जगह से ना गांव से शहर में या शहर से गांव में, जैसे कि लॉकडाउन हमने देखने को मिला, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। तो फ्लोरा एंड फौना जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे इम्पेक्ट करते हैं? देखिए, सपोज किसी सोसाइटी में या किसी ट्राइबल एरियाज में कोई वुमेन्स है, ठीक है, उनकी ये प्रथा चली आ रही है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या हुआ, उनके लिए खाने के जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो गए, कम पड़ गए। तो वो लोग क्या करने लगे कि अब बाहर जाने लगे घर से खाने का रिसोर्स जुटाने के लिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। डिफॉरेस्टेशन हुआ और अदर एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ का क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ, तो वाटर की भी कमी होने लगी, दूर दूर तक जाने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा चेंज हो गई। अच्छा, एक और चीज हुआ, ये लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, इसका वजह कुछ भी हो सकता है, काफी सारी चीजें। उसमें से एक है कि जो लोग, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं पिछले कुछ स्लाइड में, कि आप गांव अपना जंगल बना रहे हो तो वो वहां से एनिमल्स आएंगे, तो लोगों की लाइफ जो है ना काफी थ्रेटेंड होने लगेगी ना। ऐसा नहीं कि आयुष्मान सिर्फ आयुष्मान बना रहा है तो सिर्फ जानवरों को ही नुकसान है, ठीक है, इंसानों को भी नुकसान है उनसे। इसलिए लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट करने लगते हैं उस एरियाज को छोड़कर। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट आवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गोन, ओनली वन थर्ड ऑफ वेटलैंड, सॉरी वन थर्ड ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड आउट। इसका कहने का मतलब है, अब ये मत समझिएगा कि भारत में जितने भी ज्यादा सारा जंगल था उसका अब आधा बचा, जी नहीं। जो नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक है, जो फॉरेस्ट काफी सालों पहले से हैं, वो सिर्फ अब आधा रहे हैं, 50% रहे हैं, बाकी सारा लॉस हो गए हैं। और जो जंगल मतलब अधिक संख्या में, उसको हम लोगों ने लगाया, जैसे 50 साल 100 साल पहले लोगों ने उसको लगाया गया, वो नेचुरल नहीं होते हैं फॉरेस्ट, ठीक है, उसको लगाया गया है। अब वन थर्ड ऑफ वेटलैंड्स ड्रेन आउट। अब ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, और नीचे में एक दिया गया कंसेप्ट है क्या, मैंग्रोव्स। ये दोनों क्या होते हैं, वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो कि ना जिनका सॉइल जो है पानी से ढका होता है, उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। और मैंग्रोव्स, मैंग्रोव मैंग्रोव्स उसको बोलते हैं जो कि वाटर से ना कोस्टल एरियाज जो होते हैं रिवर्स और ओशियन से उससे क्लोज में होते हैं, उसके बगल में होते हैं। मैंग्रोव जो होता है वो सबसे अधिक ह्यूज डाइवर्सिटी होती है वहां पर, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वहां पर सबसे अधिक मैंग्रोव्स वाले रीजन में होते हैं। ये काफी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनकी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। एंड यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं सबसे अधिक भी घूमने भी जाया करते हैं काफी ज्यादा, एज कम्पेयर टू द जंगल, क्योंकि ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पर मैक्सिमम संख्या में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहां पे दिख जाते हैं, उनको इजिली एक जगह विजिट करेंगे फॉरेस्ट में सब देख लेंगे। ओके, पढ़ लेते हैं। तो 40% जो मैंग्रोव्स है वो क्या हुआ, खत्म हो चुका है। और 70% जो वाटर बॉडीज हैं, सरफेस वाटर बॉडीज रिवर्स की ना, वो क्या होती है, खराब हो गया, मतलब पॉल्यूशन उसमें हो चुका है, ठीक। एंड विथ कंटिन्यूड हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। काफी सारे एनिमल्स जो हैं अब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, कैसे थ्रेटेंड है, ठीक है, कौन कौन सी जानवर थ्रेटेंड है, ओके, क्यों थ्रेटेंड है, हाँ, क्या वजह है थ्रेटेंड उनके होने का, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। अब हम लोग उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों को कंजर्व किया जाए और क्या उनके लिए स्टेप्स लिए जा चुके हैं अभी फ्यूचर में, जो बड़े बड़े मेजर स्टेप्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। In 1991, for the first time, plants were added to the list, starting with 6 species. अब इसमें क्या बोल रहा है कि IUCN के रेड लिस्ट में जो है पहले सिर्फ एनिमल्स होते थे, लेकिन 1991 में प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया और स्टेप्स लिया गया, सरकार ने कुछ एक्ट लेकर आया, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसे लाया गया था 1972 में, जो स्पेसीज हैं उसको
सेव करने के लिए, मतलब दोनों का स्पेसीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पेसीज को, लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए इसको लाया गया था। उस टाइम इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। हाँ, एक यहाँ पर डायग्राम है कि जो इन्वायरमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है ना, मतलब कुछ चीज तो बेसिस होता है जिसके अकॉर्डिंग पे हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जिसके आधार को रखकर, ठीक है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। जानवर है, ये है क्रोकोडाइल, ठीक है। सिर्फ आज तक, ठीक है ना, जैसे कि देखिए क्या होता है, एनसीईआरटी वाले बुक में ना काफी वो अपडेटेड नहीं रहता है, ठीक है, तो उसका जो डाटा वगैरह है फैक्चुअल वो सही नहीं होता है क्योंकि वो तो ओल्ड हो चुका है ना, हर साल या हर 2 साल पे किस चीज का आता है, तो समझ सकते हैं बात को। तो अभी तक सिर्फ 650 या 700 ही जो घड़ियाल हैं वो इंडिया और नेपाल वाले रीजन में पाए जाते हैं आज के डेट में। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने रेलवे ने, गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्लान बी लाया है। ओके, अब ये प्लान बी, बी मतलब स्क्रीन पे देखिए, बी डबल ई, हाथियों के लिए। क्या होता था कि जैसे ट्रैक पे ट्रेन जा रहा है और ट्रेन जो है जंगल से होके जा रहा है, तो उस वाले ट्रैक पे हाथी आ जाती थी, तो हाथी की 2-4 मतलब हमेशा जो है हाथी की क्या होती थी, मौत होती थी। तो उसके लिए रेलवे ने अपना कुछ दिमाग लगाया। क्या लगाया, उसने प्लान बी लॉन्च किया। बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, बी डबल ई। तो जो हाथी होती है ना, वो मधुमक्खी को देखकर काफी दूर भागती हैं, उनसे काफी डरती हैं। तो रेलवे ने जो साउंड होता है, रेलवे का जो क्या बोलते हैं हॉर्न होता है, उसमें जो बी वाला साउंड होता है ना, वो उसमें डाल दिया। ठीक, अब जैसे ही ट्रेन जो है आती है जंगल वाले इलाके में, और कोई जानवर, हाथी, कोई जानवर नहीं सिर्फ हाथी उस ट्रैक के आसपास में होती हैं, तो वो डर के भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें बी से मतलब मधुमक्खी से काफी डरती हैं। सरकार ने एक और हाँ प्लान लेकर आया, इसको बोलते हैं रीहैब। ये अभी 2021 में ही लेकर आया गया, शायद ये फरवरी मार्च में आया हो। इसके लिए क्या किया गया है, दो चीज होता है कि अब जो है जानवर, सॉरी इंसान जो है जंगल में घर बनाने लगे। इसके वजह से क्या हुआ कि एनिमल्स जो है और ह्यूमंस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो रीहैब जो है पूरे गांव के चारों तरफ लगा दिया गया। इससे क्या होगा, हाथी मधुमक्खी से डरती हैं, और रीहैब में क्या होता है, उसके अंदर ना मधुमक्खी होती है। चल के देखिए लोगों की स्मार्टनेस है। तो हाथी जो है वो कभी गांव के अंदर वाले इलाके में आएंगे नहीं, तो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कभी झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। समझ रहे बात को, कितना स्मार्ट तरीका लगाया गया है। इससे आप लोग कुछ सीख सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर ना, बाघों को कंजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। देखिए ज्योग्राफी जो है मैंने उसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर दिया और सिविक से भी रिलेट कर दिया। तो चिपको मूवमेंट में लोगों ने पेड़ को पकड़ के कर लिए। जो अंग्रेज थे ना, वो जैसे कि आप लोगों को बताएं डिफोरेस्टेशन कर रहा था, तो लोग पेड़ को ही पकड़ लिए, या तो मेरे को ही काट दो, ठीक है, तभी हम पेड़ छोड़ेंगे। मतलब आप लोग पेड़ मत काटिए, पेड़ को सेव करिए। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट टाइगर वाला में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सरकार ने टाइगर मैनेजमेंट प्लान काफी अच्छा बनाया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, ठीक है, टाइगर को सेव करने के लिए। और ये प्लान आज भी चलता है, प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे काफी सक्सेसफुल भी रह चुका है। नेक्स्ट है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हम लोगों ने बताया था कि लास्ट में हम लोग फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक होगा शायद। पहला है रिजर्व, पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। इस वाले में क्या होता है कि देखिए फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं उसके जो आधा फॉरेस्ट है उसको हम लोग रिजर्व करेंगे, ठीक है, रिजर्व रहेगा वो। इससे क्या होगा, रिजर्व में और जो रिजर्व नहीं है उनमें क्या डिफरेंस होगा। रिजर्व वाले एरिया में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि आप वहां पर शिकार नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर ज्यादा ना घूमने नहीं जा सकते हैं, आपको वहां के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो ये होता है रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, तो जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उसका 1/3 एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक। इसके भी काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कि रिजर्व में। नेक्स्ट होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इस वाले में क्या होता है अनक्लास्ड में, कि ये नॉर्मल फॉरेस्ट की तरह होता है, इनमें ज्यादा वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं वैसा कुछ। आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जैसे कि कुछ
टाइगर रिजर्व्स पढ़ा और भी कुछ चीज़ें पढ़ा, ठीक है ना, कंजर्वेशन के लिए प्लान भी पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सरकार ही करता है, कुछ लोग भी करते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, वहां पर लोगों ने जो है ना, वहां पर माइनिंग हो रहा था। लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया कि हमारा जो लाइफ है इससे काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, इसलिए आप लोग माइनिंग को रोकिए। ये थोड़ा सा रिवोल्ट टाइप का हो गया। ओके, कौन सा एक्ट उसके में लगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है भैरोदेव सेंचुरी। इसमें क्या हुआ कि गांव के लोगों ने अपना खुद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको स्टेब्लिश किया। सरकार ने नहीं, लोगों ने स्टेब्लिश किया। आपको यहाँ पे शिकार नहीं करना है ना, रेस्ट्रिक्शन होगा। एक छोटा सा केस स्टडी है, वो हम लोग देख लेते हैं, 10 सेकंड का होगा। रामनाथम फॉरेस्ट रेंज, ये 2020 का मतलब पिछले साल का ये न्यूज है। एक ऑफिसर है थे जिनका नाम है एस सतीश। इन्होंने क्या किया कि एक रिवर था पहले, तो उसके आसपास क्या था, मैंग्रोव्स था। तो वो रिवर काफी पॉल्यूटेड था, तो उन्होंने उसका पॉल्यूशन उसको फ्री किया, ठीक है। एक ऑफिसर थे और उन्होंने उसके पॉल्यूशन को करने वाले को रोका, ठीक, जैसे भी करके। वो पूरा जो मैंग्रोव्स था वो 100 एकड़ का था, उसको उन्होंने कंजर्व किया। ओके, और जो ओलिव रेडली टर्टल होते हैं और कुछ अदर्स वहाँ के एनिमल्स होते हैं, उनके पोचिंग, मतलब क्या होता है वहाँ बोले, द क्राइम ऑफ पोचिंग, यानी कि उनको अपहरण करके किसी और देशों में बेचना, उनका शिकार करना, इन सब चीजों को इन्होंने रोका। ओके, तो ये कुछ एफर्ट्स थे जो सरकार ने लगाया। ओके, किसी सोसाइटी पार्टिकुलर लोगों ने भी लगाया। तो इस चैप्टर में इतना ही है।